आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी घटना के बारे में जिसने हिंदुस्तान पाकिस्तान को बांट कर रख दिया था। जब भी आम जनता हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की बात करती है तो उनके दिमाग में एक ही विलेन का नाम आता है और वो है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना कौन था? मोहम्मद अली जिन्ना कराची के एक व्यापारी जिन्ना भाई पूंजा का बेटा था। जिन्ना भाई पूंजा एक पारसी व्यापारी था जिसने बाद में इस्लाम धर्म कबूल कर लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना की परवरिश भी उसने इस्लाम धर्म के अनुसार ही की थी। लंदन से वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद साल 1900 में मोहम्मद अली जिन्ना मुंबई आकर अपनी लॉ की प्रैक्टिस करने लगते हैं। उस समय हिंदुस्तान के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ तरह तरह के आंदोलन चल रहे थे। एक पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पूरे हिंदुस्तान की आवाज़ को अंग्रेजों के सामने रखती थी। मोहम्मद अली जिन्ना ने साल 1906 में इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया और हिंदू मुस्लिम एकता की बहुत सारी बातें की। शुरू में मोहम्मद अली जिन्ना एक सेकुलर नेता के रूप में देखे गए, यहाँ तक कि उस वक्त सरोजनी नायडू ने भी मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी का टैग दे दिया था। हिंदू मुस्लिम की एकता को देखकर अंग्रेजों को ये लगने लगा था कि ये लोग फिर से एक साथ मिलकर 1857 की तरह कोई और विद्रोह न कर दें। इसलिए उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाया और हिंदू मुस्लिमों के बीच में फूट डालना शुरू कर दिया। अंग्रेजों ने मुसलमानों के लीडर आगा खान को शिमला बुलाया और उनसे कहा कि कांग्रेस पार्टी में जितने कार्यकर्ता हैं उसके केवल 5 से 6% ही मुस्लिम कार्यकर्ता हैं, क्योंकि यहाँ पर हिंदू मेजोरिटी में है तो ये तो हिंदुओं की पार्टी हुई, इसलिए आप लोगों को एक अलग पार्टी बनानी चाहिए। तब अंग्रेजों ने दिसंबर साल 1906 में एक नई पार्टी बनवाई, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और आगा खान को उस पार्टी का प्रेसिडेंट बना दिया गया। यहीं से हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत फैलनी शुरू हो गई। इसके बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोग शिमला जाते हैं और लॉर्ड मॉर्ले, लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं और सेपरेट इलेक्टोरेट्स की मांग करते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या चीज़ है? ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लोगों ने अंग्रेजों से एक मांग की थी कि कुछ क्षेत्रों में केवल मुस्लिम लोगों को ही चुनाव लड़ने और वोट देने का अधिकार दिया जाना चाहिए, जिससे कि मुस्लिम लीग पार्टी भी कांग्रेस की तरह उसकी पावर में आ सके। और अंग्रेज भी यही चाहते थे कि दोनों पार्टी एक दूसरे के सामने टक्कर में आ जाए और ये लोग सत्ता पाने के लिए आपस में ही उलझते रहें। साल 1909 में मोर्ले मिंटो रिफॉर्म आता है जिसमें मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट्स का अधिकार दे दिया गया और कुछ ही समय में मुस्लिम लीग पार्टी भी कांग्रेस के सामने बिल्कुल टक्कर पर आकर खड़ी हो गई। और उसके बाद मुस्लिम लीग ने मोहम्मद अली जिन्ना पर भी दबाव बनाया कि वो कांग्रेस पार्टी छोड़कर मुस्लिम लीग पार्टी ज्वाइन कर ले। साल 1913 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग पार्टी ज्वाइन कर ली, लेकिन कांग्रेस पार्टी को भी नहीं छोड़ा और ये कहा कि मैं दोनों पार्टियों के बीच में सुलह कराऊंगा। साल 1915 में गांधी जी अपनी वकालत की पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत आ जाते हैं और वो भी हिंदू मुस्लिम को साथ में जोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना शुरू कर देते हैं। इधर साल 1916 में मोहम्मद अली जिन्ना ने भी दोनों पार्टी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को साथ में मिलाकर उनकी लखनऊ में एक बैठक कराई, जिसे लखनऊ पैक्ट 1916 के नाम से भी जाना जाता है। और इस मीटिंग में ये बात हुई कि दोनों पार्टी एक साथ मिलकर अंग्रेजों का सामना करेंगे। लेकिन दोनों पार्टियों के साथ मिलने से हिंदू नेता लाला लाजपत राय और मदन मोहन मालवीय नाराज हो गए और उन्होंने मुस्लिम लीग की तरह ही एक हिंदू महासभा पार्टी बना ली, क्योंकि उस समय मोहम्मद अली जिन्ना सेकुलरिज्म, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करते थे। उन्होंने कहा कि जब लोग ही साथ में मिलकर चलना नहीं चाहते तो हमारा पार्टी में रहने का कोई फायदा नहीं। और मोहम्मद अली जिन्ना ने 1920 में दोनों पार्टियों से इस्तीफा दे दिया और वापस लंदन लौट गए। आग तो पहले से लगी हुई थी, लेकिन अंग्रेजों ने उसमें और घी डालने का काम किया। साल 1923 में एक और एक्ट लेकर आ गए, म्युनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अनुसार उन्होंने मुसलमानों की रिजर्व सीट को बढ़ाकर और अधिक कर दिया। इस बात से हिंदुओं के बीच में और गर्मा गर्मी बढ़ गई और हिंदुओं ने साल 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS की स्थापना कर ली। साल 1933 में मोहम्मद अली जिन्ना का एक करीबी रिश्तेदार लियाकत अली खान लंदन जाता है और मोहम्मद अली जिन्ना को समझाता है कि उसका इंडिया की राजनीति में आना बहुत ज़रूरी है। और साल 1934 में मोहम्मद अली जिन्ना वापस इंडिया आता है और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी को ज्वाइन करके उसका प्रेसिडेंट बन जाता है। साल 1935 में ब्रिटिश एक और एक्ट लेकर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें ये अधिकार दिया गया था कि पूरे देश भर में चुनाव होंगे और जहाँ जो पार्टी जीतेगी वहाँ वो ही शासन करेगी। साल 1936 में 1585 सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें 707 सीटें कांग्रेस ने जीती और 106 सीटें मुस्लिम लीग पार्टी ने जीती। लेकिन अंग्रेजों ने कांग्रेस के बहुत सारे लोगों को इस्तीफा दिलवा दिया और कुछ लोगों को पकड़कर
जेल में डाल दिया, जिससे पहले जैसी ही स्थिति बन गई। साल 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिशों ने भारतीयों को साथ में लेकर जंग लड़ने का ऐलान किया, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने तुरंत मना कर दिया, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा, लेकिन बदले में एक शर्त रखी कि जंग से वापस लौटते वक्त आप हमारे मेजोरिटी वाले मुस्लिम इलाकों को मिलाकर एक अलग देश पाकिस्तान बनाएंगे। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है और क्लीमेंट एटलीज लेबर पार्टी चुनाव जीत जाती है और क्लीमेंट एटली यूके के नए प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं और 15 मार्च 1946 को एक ऐलान करते हैं कि हम हिंदुस्तान से ब्रिटिश शासन वापस ले लेंगे और पूरी तरह से हिंदुस्तान को आज़ाद कर देंगे। लेकिन अब ब्रिटिशों के सामने एक चुनौती थी कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान की बागडोर दी किसे जाए, क्योंकि वहाँ पर कई पार्टियां बन गई थी और धर्मों के नाम पर दंगे फसाद हो रहे थे। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग पार्टी अलग देश बनाने की मांग कर रही थी, जिसे कांग्रेस ने मना कर दिया था। अब यूके के नए प्राइम मिनिस्टर ने हिंदुस्तानियों को चेतावनी दी कि वो जल्द से जल्द ये फैसला कर लें कि उन्हें बंटवारा करना है या नहीं करना, वरना 30 जून 1948 को हम हिंदुस्तान की बागडोर आपको सौंप कर चले जाएंगे। उसके बाद जो भी होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। कांग्रेस शुरू में तो बंटवारे के खिलाफ थी, लेकिन उसे ये लगने लगा कि अगर वाकई ब्रिटिश देश छोड़कर चले गए तो अलग अलग पार्टियां भी अलग अलग देश की डिमांड ना करने लगे। अभी तो सिर्फ एक देश के बंटवारे की बात है, फिर ना जाने कितने देश के बंटवारे करने पड़ जाएं। इसलिए वो हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के लिए राजी हो गए। 3 जून 1947 को वाइसरॉय माउंटबेटन ने हिंदुस्तान पाकिस्तान बंटवारे का एक प्लान दिया, जिसे माउंटबेटन प्लान भी कहा जाता है। लेकिन पंजाब और बंगाल का बंटवारा करते समय परेशानी हुई, क्योंकि पंजाब में मुस्लिमों के अलावा सिख थे और बंगाल में मुस्लिमों के अलावा हिंदू भी थे। इसलिए मुस्लिम मेजोरिटी वाले क्षेत्र वेस्ट पंजाब और ईस्ट बंगाल को पाकिस्तान से जोड़ दिया गया। उसके बाद द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 बना, जिसके अनुसार 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान की आज़ादी की घोषणा कर दी गई। लेकिन पाकिस्तान ने एक दिन पहले ही यानी 14 अगस्त 1947 को अपने देश को आज़ाद घोषित कर दिया। अब आखिरी काम बचा था हिंदुस्तान पाकिस्तान के बॉर्डरों को घोषित करना, जिससे आम जनता को भी ये पता चल जाए कि उनकी मुल्कों की सरहदें कहाँ तक हैं। आज़ादी के 2 दिन बाद 17 अगस्त 1947 को एक ब्रिटिश अधिकारी रेडक्लिफ ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के सरहदों को रेडियो के माध्यम से अनाउंस कर दिया। बॉर्डर अनाउंस करते ही बंगाल के कुछ हिंदू इंडिया की तरफ और इंडिया के कुछ मुस्लिम बंगाल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। उसी तरह पंजाब के कुछ सिख इंडिया की तरफ और इंडिया के कुछ मुस्लिम पंजाब की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं और इन सब में बहुत अधिक मारकाट होती है और दंगे फसाद हो जाते हैं। दोनों देश आज़ाद तो हो गए थे, लेकिन अभी भी ब्रिटिश का थोड़ा बहुत कंट्रोल उनके ऊपर था, क्योंकि माउंटबेटन प्लान 1947 में एक और बात लिखी थी कि जब तक दोनों देश अपना खुद का संविधान न बना ले, ब्रिटिश उन्हें कंट्रोल करेगी। 26 जनवरी 1950 को भारत ने, 29 फरवरी 1956 को पाकिस्तान ने अपना संविधान बना लिया और पूरी तरीके से ब्रिटिश से आज़ाद हो गए।